हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम रघुवंशी और आपका फिर से स्वागत है विक्रांत लर्निंग में। जैसा कि अगली वीडियो तक हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में, और अगली वीडियो तक हमने धार्मिक साहित्यों तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में उससे आगे का हम शुरुआत करते हैं। आगे आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में हम देखें तो कुछ ऐसे साहित्य आते हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें आती हैं जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, उन्हें हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम जिस पुस्तक के बारे में पढ़े हैं वो आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पहली पुस्तक के रूप में देखा जाए तो यह आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र और उसका प्रधानमंत्री था, जिसने 323 ईस्वी पूर्व यानी लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है के बाद एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र से हमें तत्कालीन मतलब जो मौर्य साम्राज्य के समय की शासन व्यवस्था के बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र कितने लिखा ना? कौटिल्य ने। कौटिल्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त, और कौटिल्य इसका गोत्र था, इसलिए इसे कौटिल्य कहा जाता था। एक और इसका नाम है चाणक्य। चाणक्य नाम था, कौटिल्य इसका गोत्र था, और विष्णुगुप्त भी इसका नाम ही था। ठीक, आगे देखते हैं। अगली पुस्तक को देखें तो आता है पाणिनि का अष्टाध्याय, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। इससे भी हम देखें तो हमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश से पूर्व के पूरे शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पाणिनि के अष्टाध्याय से हमें मौर्य काल और उससे पूर्व के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगली पुस्तक की ओर हम ध्यान दें तो अगली पुस्तक आती है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, जो कि एक विशाखादत्त द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इससे हमें नंद वंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें जो विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की जानकारी भी प्राप्त होती है। बचपन में वह किस कुल से था, किस जाति का था, इस संदर्भ में भी कुछ विचार विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में प्रस्तुत किए गए हैं, जो हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ और हैं। तो आगे आता है पतंजलि का महाभाष्य। आपको केवल ये याद रखना है कि लेखक कौन है और ग्रंथ कौन है, और ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पतंजलि का महाभाष्य है, इससे भी हमें मौर्य वंश और नंद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है बाणभट्ट का हर्षचरित। आपको बाणभट्ट था वो विद्वान था, राजा हर्षवर्धन के दरबार का एक विद्वान था। पुष्यभूति वंश के सम्राट, सबसे विख्यात सम्राट, और सबसे माना जाता है कि सबसे अंतिम हिंदू सम्राट कोई था तो वो हर्षवर्धन को माना जाता है। बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, जिससे हर्षकालीन घटना मतलब जब राजा हर्षवर्धन शासन कर रहे थे उस समय की घटनाओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो 646 ईस्वी सन यानी 7वीं शताब्दी के समथिंग का है। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे आता है गर्गी संहिता। इससे भी हमें यवनों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। यह हिंदू यवन आक्रमण जो शुंग वंश के शासन काल में आता है। उसके बाद कल्लड़ की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के शासन की इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। आपको केवल इतिहासकार याद करने हैं। कल्लड़ की कौन थी राजतरंगिणी? बिल्लड़ का विक्रमांगदेव चरित्र था। यह ग्रंथ चालुक्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। बिल्लड़ का क्या था? विक्रमांगदेव चरित्र। विक्रमांगदेव चरित्र किसने लिखा था? बिल्लड़ ने।
बागपति राज का गोंडबाहो, बागपति राज का क्या है, गोंडबाहो। इससे आगे आपको कोई जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है, बागपति राज ने लिखा था गोंडबाहो। और ये कि इससे कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ये बार बार आएगा। आगे जब हम कन्नौज नरेश के बारे में, चालुक्य वंश, परमार वंश या फिर उत्तर भारत के संपूर्ण राजवंश के विषय में पढ़ेंगे, तब ये वापिस से आएगा। क्या है, बागपति राज का गोंडबाहु ग्रंथ। ठीक है। आगे आता है चंदवरदाई। चंदवरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। इससे हमें 1192 ईसी के समथिंग के 12वीं शताब्दी के समथिंग के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज रासो का युद्ध होता है। उस समय के इतिहास के विषय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। परिमल गुप्त का नव सासांग, इस ग्रंथ से परमार वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। परिमल गुप्त ने क्या लिखा था, नव सासांग, जो परमार वंश के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। कालिदास का दो ग्रंथ है, मालवा अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। पुष्यभूति, पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य संघर्ष की बात करें तो हमें मालवा अग्निमित्रम याद रखना है। और गुप्तकालीन उत्तर भारत की और मध्य भारत की हमें जानकारी के बारे में अगर बात करें तो हमें अभिज्ञान शाकुंतलम को याद रखना है। क्या है, अगर हम शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसका यवनों के आक्रमण हुआ, यह जानकारी हमें कालिदास के मालवाग्निमित्रम से मिलेगी। और जबकि उत्तर और मध्य भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है। दोनों टॉपिकों में अंतर आपको याद रखना है कि कालिदास का जो मालवा अग्निमित्रम है वो पुष्यमित्र शुंग और यवनों के आक्रमण के संबंध में है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो मध्य और उत्तर भारत के इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आता है कालिदास का रघुवंशम। ये भी गुप्त सम्राटों के विषय में ही हमें जानकारी प्रदान करता है। ये वो कुछ ग्रंथ थे जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे और केवल इतिहास को केंद्र करके लिखे गए थे। इसके बाद कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए, जिन्होंने अपना यात्रा वृतांत दिया, यात्रा में जो उन्होंने देखा उसे लिखित किया, उससे हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए उन्हें देखते हैं। ये मेंशन भी है कि प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्री और विद्वान भारत आए, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, और इस यात्रा वृत्तांत से हमें तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे वृत्तांत को हम कुछ 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यूनानी, जिसको सिकंदर के साथ आए थे। चीनी लेखक फायान हिनस्यांग इत्सिंग। तिब्बती लेखक लोमनाथ तारानाथ। उसके बाद अरबी लेखक अल बरूनी, जो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी अल मसूदी भारत आए थे। इन सब का यात्रा वृत्तांत हमें देखना है। सबसे पहला देखते हैं हम यूनानी लेखक। यूनानी लेखक, तो यूनानी लेखक में सर्वप्रथम आता है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी पूर्व भारतीय प्रांत और हाशमी साम्राज्य के मध्य जो राजनीतिक संबंध थे उनका वृत्तांत इन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया था। इसलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास की शुरुआत हेरोडोटस से मानी जाती है। कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। नियारकस, आनेसिक्टस, अरेस्टोबुलस, ये वही विद्वान हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए और भारत में अपना यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखित किया। उससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में, तत्कालीन जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगले विद्वान की ओर चले तो अगले विद्वान आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था इंडिका। यह यूनानी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिया, जो भारत की कृषि, भूगोल, समस्याओं, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है। इस इसका जो हमें वर्णन प्राप्त होता है, हालांकि जो पुस्तक है इंडिका वो हमें ज्यों की त्यों अभी प्राप्त नहीं है, परंतु
कुछ विद्वान जैसे एरियन, स्ट्रैबो आदि के वृत्तांत में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें क्या क्या लिखा गया था। अगली पुस्तक आती है टॉलमी द्वारा लिखित भूगोल वर्णन। टॉलमी ने एक भूगोल वर्णन लिखा था, उससे भी हमें तत्कालीन महत्वपूर्ण तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे भारतीय पशुओं, पौधों एवं खनिजों के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीनी यात्री। चीनी यात्री में सबसे महत्वपूर्ण पहला देखा जाए तो फाहियान और हुइशुआंग दो महत्वपूर्ण थे। फाहियान को कहा जाए तो यात्रियों का राजा कहा जाता है। भारत में यात्रा करने हुइशुआंग को कहा जाता है। भारत में यात्रा करने वाला पहला कोई चीनी भिक्षु था तो वो था फाहियान, जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था और 14 वर्ष तक फाहियान हर्षवर्धन के शासन काल में, हुइशुआंग आया था हर्षवर्धन शासन काल में 7वीं शताब्दी में, हुइशुआंग आया था, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। फाहियान आया था 5वीं शताब्दी में भारत आया। उसने 14 वर्षों तक भारत में रहा और उसने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था। इसके बाद आता है हुइशुआंग, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था और 12 वर्षों तक 16 वर्षों तक भारत में रहा और उसने तत्कालीन राजनीतिक धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा। सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल में एक समारोह करते थे, उसमें भी हुइशुआंग ने भाग लिया था। और जबकि सम्राट हर्षवर्धन ब्राह्मण धर्म से थे और हुइशुआंग बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, इसे यात्रियों का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इसिंग, जो 7वीं शताब्दी में इस विषय में इसिंग थे, वो भारत में आए थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की सैर की और वहाँ की वेशभूषा, खान पान, शिक्षा संस्थान के बारे में भी इनने बहुत कुछ लिखा। अब कुछ तिब्बत और अरबी लेखक और हैं, उनके बारे में और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम तिब्बत लेखकों के बारे में देखें तो एकमात्र महत्वपूर्ण लेखक आते हैं कंग्यूर और तंग्यूर के रचयिता तारानाथ, बौद्ध लामा तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। ये तिब्बत से आए थे, ये भारत की यात्रा की थी। इसके बाद आते हैं अरबी लेखक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अरबी लेखक में 11वीं शताब्दी के तहकीक हिंद पुस्तक के लिखिता अल बरूनी, जिनका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद का नाम आता है। इनसे हमें तत्कालीन जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान होती है। लगभग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्थिति को कवर करने की कोशिश अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में की है। अल बरूनी थे प्रथम मुस्लिम था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को, संस्कृत को सीखने का प्रयास किया था और सीखा था। ठीक है, इसके बाद अल मसूदी, सुलेमान, ये भी भारत आए थे। अल बिलादुरी भी, इनके वृत्तांत भी हमें प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, जो लगभग पूरा हो चुका है। आपको इससे ज़्यादा कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे अगली वीडियो में देखेंगे, तो अगली वीडियो में पुरातात्विक साक्ष्यों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो इस महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। पुरातात्विक साक्ष्य, उनके बारे में जानने का हम अगली वीडियो में प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक के नीचे इस वीडियो का PDF भी प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।